नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हर साल 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। बहुत सारे टीचर्स अपने जीवन काल में बहुत सारे बच्चन को पढ़ा लिखा के वो लेवल तक पहुंचा देते हैं, वो स्तर तक पहुंचा देते हैं कि बहुत सारे लोग अधिकारी बन जाते हैं, ऐसी जिम्मेदारियों पे पहुंच जाते हैं जो सैकड़ों की संख्या में लोगों की समस्या को निस्तारण कराते हैं। लेकिन ई शिक्षा दिवस के मौका पे हम लोगों ने अलग अलग टीचरन से बात करी और उन्हीं टीचरंस की श्रृंखला में एक ऐसी महिला टीचर से मुलाकात भई जो खुद लगातार समस्या से जूझ रही हैं। उनकी समस्या सुनने बारो लग रहा है कि अब कौन बचो नहीं है। कैसे वे न्याय की लड़ाई में, अपने हक की लड़ाई में हर दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं और अब स्थिति जा बन पड़ी है कि जौन कॉलेज में इस समय उनकी नियुक्ति है, जौन कॉलेज में उनकी तैनाती है, उतने के लोग उन्हें अब हीन भावना से देख रहे हैं, उन्हें तरह तरह के हथकंडे अपना के परेशान कर रहे हैं। हमारे संगे अंजू गुप्ता मैडम हैं जो झांसी के एक जाने माने कॉलेज में अध्यापिका हैं, टीचर हैं, पढ़ाती हैं। लेकिन आजकल कौन समस्या से जूझ रही हैं, सबसे पहले उन्हीं से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में आपको। आजकल आप अपनी परेशानी कैसे बता पाओ, कैसे रखो कि आजकल हम इन समस्या से गुजर रहे हैं? सबसे अहम बात तो ये है कि अध्यापक को कहा जाता है कि देश का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ अध्यापक की स्थिति ये है, जो व्यक्ति मानसिक तनाव में है वो क्या देश का निर्माण कर सकेगा? संभव नहीं है। बिल्कुल। और इसका कारण है हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी ध्वस्त व्यवस्था है कि एक विद्यालय जिसके प्रबंधक प्रधानाचार्य लगातार अध्यापिकाओं का शोषण कर रहे हैं और इसके लिए लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हजारों सबूत हैं लेकिन बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि विद्यालय के पढ़ने वाली छात्राएं जो लंबे समय से 10 वर्षों से निकल चुकी हैं, जैसे मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त होती है तो वो कहती कि मैम अभी तक आपको न्याय नहीं मिला, फिर हमारा क्या होगा? जो 10 साल पहले कॉलेज छोड़ चुकी हैं, हाँ, वो बच्चियां वो बच्चियां कहती हैं कि मैम आपको न्याय नहीं मिला, हम आपके साथ हैं, आपको आवश्यकता होगी तो हम खड़े होंगे। लेकिन समस्या इस बात की है, उन बच्चियों को खड़े करने का क्या मतलब है? शासन को सुनना चाहिए ना। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो किसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई सत्य के लिए संघर्ष करता है तो प्रताड़ित वही होता है। तो ये यथार्थ है कि सत्य के लिए खड़े नहीं होना चाहिए, जो खड़ा होगा वो शहीद होगा। तो क्यों ऐसी व्यवस्था? क्यों आज हम राम राज्य की व्यवस्था चाह रहे हैं, तो राम राज्य कहाँ से आएगा? जब महिलाओं को शोषण के प्रबंधक करेंगे तो संभव है कि राम राज्य आ जाएगा? मैडम संभव ही नहीं। किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कौन कौन सी, जब आप कॉलेज जाती हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है, पहले ये बताइए, फिर आपके संघर्ष की पूरी कहानी सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन सुबह उठ के एक दहशत होती है कि आज हम विद्यालय जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जाते साथ गाड़ी खड़ी करो, सबसे पहले अपनी सेल्फी लो कि प्रमाणित करो कि मैं विद्यालय आई हूँ। उसके बाद पढ़ाते समय आप अपनी कक्षाओं में छात्राओं के साथ कभी वीडियो बनाओ, कभी उनकी कॉपी का व्यवस्था रखो, क्योंकि प्रतिदिन ये डर लगा रहता है कि कब प्रबंधक आके 4 लोगों के सामने हमको डांट देंगे, बेइज्जत कर देंगे। हम किस क्लास में पढ़ाएंगे हम खुद नहीं जानते। पिछले 4 वर्षों से लगातार समय सारणी की जन सूचना के माध्यम से, जैसे आरटीआई कहते हैं, मांग रहे हैं, लेकिन कोई समय सारणी टाइम टेबल प्राप्त नहीं होता। हर विद्यालय में, हर कॉलेज में टीचर का एक टाइम टेबल होता है, समय सारणी जी होता है कि वो किस विद्यालय, किस क्लास में पढ़ाएगा, कौन सा विषय पढ़ाएगा, एक निर्धारित व्यवस्था, रहता हाँ, है। व्यवस्था निर्धारित रहती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ की बात नहीं है। बात यह है कि अगर समय सारणी बनेगी तो विद्यालय की पूरी बनेगी, सभी अध्यापिकाओं की बनेगी और उसी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय चलेगा। आज जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, हमारे यहाँ जेडी सर हैं, ये निरीक्षण पे रहते हैं, अगर कोई अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो वो दहशत है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कौन सी कक्षा में पढ़ाना है। आज प्रिंसिपल कहती है कि आपको इस कक्षा में जाना है, तो भाई जाना तो है ही, प्रिंसिपल का आदेश है। नहीं तो जांच में क्या पाया जाएगा कि आप कक्षा में नहीं है। फिर दूसरे दिन अगले महीने आपको चेंज कर दिया जाएगा कि आप उस कक्षा में पढ़ाएंगे। तो ये बताएं कि आपको प्रतिदिन इतना शोषण, बच्चों का लॉस हो रहा है इसमें, क्योंकि प्रतिदिन आपकी कक्षाएं बदली जा रही हैं, आपका समय सारणी निश्चित नहीं है।
बगल वाली कक्षा में अध्यापिका ही नहीं है, बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सी अध्यापिका का पीरियड है वहां पर पढ़ाने के लिए। तो ये व्यवस्था है, हमारे साथ साथ विद्यालय की छात्राएं भी सफर कर रही हैं। कारण एक ही है कि उनकी निगाहें आप पर हैं कि किस तरह से आप संघर्ष कर रही हैं, तो आप में कमी ढूंढ के आपको बाहर किया जाए। तो ऐसे दहशत भरे माहौल में प्रतिदिन काम करना ये संभव है क्या? कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। हम तो परिवार का हो रहा है, हमारे पिताजी, हमारे पति, हमारे बच्चे कहते हैं कि आपको लड़ना चाहिए, आपको खड़े होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी संगठन से हम बचपन से ही जुड़े रहे हैं। कई संगठनों में हमने काम किया है और निष्ठापूर्वक काम किया है। इस समय झांसी में 4-5 हजार छात्र छात्राएं, महिलाएं कई संगठनों से जुड़ने करके हमारी ओर देखते हैं। हमको दुख इस बात का होता है कि मैं उनसे क्या कहूँ। आज मुझे आपके पास आना पड़ रहा है और अपनी व्यथा बतानी पड़ रही है इस दुख के साथ कि उन तक ये बात पहुंचेगी तो उनको बुरा लगेगा कि क्या हम लोग सत्य के लिए कभी खड़े हो सकते हैं। आज तक 12 वर्षों में हम सिर्फ इस उम्मीद में थे कि हमको किसी के सामने ये नहीं कहना पड़े कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हमें टूटता देखकर हजारों बच्चियां टूटेंगी, उनकी मनोदशा बदलेगी, वो हम नहीं चाहते थे। लेकिन जब खुद का अस्तित्व सम्मान नहीं बचा पाएंगे तो उनको जवाब देना क्या मतलब है। आज स्थिति ये आ गई है कि प्रबंधक महोदय प्रबंध समिति के सामने मुझे धक्का दे के कमरे से बाहर निकालते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। वो विद्यालय की बच्चियां, प्रधानाचार्य, बाकी अध्यापिकाएं सब देख रही हैं। तो ये तो खत्म हो गया ना कोई अस्तित्व कुछ नहीं मेरा। कहता। किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहे, इतना दहशत है अध्यापिकाओं में कि मैम तो इतना संघर्ष कर रही, जब उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा तो हम लोग क्या करेंगे। मैडम शुरुआत कहाँ से होती है? 2003 में आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से सिलेक्शन होता है। जी, इसके बाद हम 2003 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हमारा चयनित होकर हम यहाँ आए। ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि उस समय प्रबंधक नियुक्ति या तदर्थ नियुक्ति रख दी जाती थी। और चूंकि सभी लोग आते हैं, जब नया कोई नौकरी प्राप्त होती है तो जोश के साथ काम करते हैं। हम तो एक विद्या मंदिर की अध्यापिका रहे हैं, तो वो जोश पुनः था हमारा। और अनजाने में सही कुछ सच्चाइयां हमको पता लग गईं और जिसकी सजा हमको भुगतनी पड़ी। 2003 में जब हम यहाँ आए चयन बोर्ड से, उस समय प्रथम अध्यापिका हम थे और चयन बोर्ड से कोई अध्यापिका वहां नहीं थी। 2012 में हमारी पदोन्नति होनी थी समाजशास्त्र प्रवक्ता पद पर। एक अध्यापिका जो तदर्थ थी, मतलब अस्थायी रूप से कार्य कर रही थी, उसकी पदोन्नति कर दी जाती है, जबकि ये नियम ही नहीं है। जबकि ये नियम ही नहीं है। और उससे बड़ा आश्चर्य ये था कि हमको जानकारी क्यों नहीं थी, क्योंकि उस अध्यापिका की नियुक्ति 1998 में हुई थी मंडलीय समिति द्वारा अस्थायी रूप से। परंतु विद्यालय के दस्तावेजों में उसको लगातार 1999 से स्थायी दिखाया जा रहा था, जबकि वो अस्थायी थी। जबकि वो अस्थायी थी। और इसका प्रमाण है कि जन सूचना के माध्यम से जो हमने यहाँ पे ली, प्रधानाचार्य द्वारा जो जन सूचना दी गई, इसमें उस दोनों अध्यापिकाओं के नाम कहीं पर भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अस्थायी रूप से कार्यरत 2 अध्यापिकाएं, श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव, सुश्री हेमलता आर्य, ये 2 अध्यापिकाओं को लगातार स्थायी दिखाया जा रहा था और इसी आधार पर उनकी पदोन्नति कर दी गई 2012 में। आपको ये पता कब चला कि असल में अस्थायी है? जानकारी तो थी हमको जब 7वां वेतन आयोग रिवीजन हुआ और एक अध्यापिका यहाँ थी, रश्मि शुक्ला जी। जब वो यहाँ से गई और दूसरी अध्यापिका यहाँ पे थी संगीत की, वो गई, तो उनके पतिदेव ने हमको बताया था। अब चूंकि इतना वैसा नहीं रहता कि कोई भी प्रबंधक प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात करे, तो ये बात हमको जानकारी थी, तो हमने उनको बात कही कि महोदय से, प्रबंधक महोदय से, कि मेरी पदोन्नति होना चाहिए, ये तो तदर्थ अध्यापिका है और उनकी नियुक्ति स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ऐसे करते करते कुछ समय उन्होंने निकाला। हमारे प्रबंधक महोदय जो ये कहते हैं कि हमारे समय का नहीं है, उन्होंने सब जगह यही कह के रखा है। 2013 फरवरी में इनका प्रमोशन हुआ, दिव्या श्रीवास्तव का। उसी समय प्रबंधक महोदय भी थे। जब उनसे बातचीत की गई
तो पहले तो वो टहलाते रहे हमको, फिर उनकी धीरे धीरे हमारे प्रति द्वेष बढ़ता गया। जब हमने थोड़ा उनसे कहा कि सर आपको करना चाहिए और ये हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, उन्होंने कहा आज नहीं तो मैं कभी नहीं मिलेगा। ये प्रबंधक ने कहा? हाँ, आज नहीं तो मैं कभी नहीं मिलेगा। हमने कहा सर हमारी गलती क्या है? तो बोले तुम विभिन्न संगठनों से, विद्यार्थी संगठन से जुड़ी हो, तुम संगठन में काम करती हो और एक अध्यापिका प्रबंधक के हिसाब से ही चलेगी और कोई संगठन में काम नहीं कर सकती है। जिसका परिणाम ये भी था कि 2023 में मैंने अपना संगठन छोड़ दिया था, इसी कारणवश कि द्वेष नहीं चाहते थे, लेकिन ये नहीं जानकारी थी कि स्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी। धीरे धीरे ही होता है कुछ भी। तो बाद में उन्होंने हमको, कारण क्या था हम खुद नहीं जानते, लेकिन उनके मन में क्या था कि वो अक्सर करके हमको बुलाते क्लास में से और हमको बेइज्जत करते कि तुम बहुत सोचती हो ना कि तदर्थ का क्यों हो गया। आपको जानकारी है अपने झांसी में कितने सारे ऐसे तदर्थ अध्यापक अध्यापिकाएं काम कर रहे हैं जो स्थायी दिखा रहे हैं, तुम मुझे क्यों बताती हो? और तुम कर सकती हो, यूं करके हमसे बोला। मैं चैलेंज देता हूं, तुम सिद्ध कर दो कि तदर्थ अध्यापिकाएं हैं और नहीं तो मैं तुम्हें कार्य मुक्त कर दूंगा। तो हमने कहा सर सिद्ध तो कर सकते हैं, हर चीज का समय लगता है। बोले तुम करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी स्कूल से निकालता हूँ। उन्होंने बहुत अपशब्द कहे और हमारा 9 दिन का वेतन भी काटा। कौन है ये प्रबंधक महोदय, नाम क्या है? श्री राकेश पाठक। और उनका कारण है कि जो उनके भाई हैं दिनेश पाठक जी, जो संघ का आरएसएस का मुखौटा पहन के घूमते हैं, सब अधिकारियों को दबाव बनाते हैं। इस आड़ में उनका भाई अनैतिक रूप से कई कार्य कर रहा है और जब भी कोई उनकी शिकायत की जाती है या ऊपर तक बात जाती है तो वो किसी न किसी कारण संघ का नाम लेके उनको दबा देते हैं। जबकि हम भी बाल स्वयं सेवक हैं और 1984 से, जबकि मेरे अनुसार इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अधिकारी को नहीं पता कि क्या है। ऐसा उन्होंने खुद बोला मेरे सामने। उस समय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री भी हमारे साथ थे डीआईएस ऑफिस में। पिछले हमारे डीआईएस महोदय तो थे राजेश सिंह जी, उनके सामने हमारी जब बैठक हुई तब उन्होंने खुद ये बात कही थी। इसका प्रमाण ये है। आप बताइए, जो अध्यापिकाएं 22 वर्षों से अनुचित लाभ प्राप्त कर रही थी, स्थायी नहीं थी, जन सूचना के माध्यम से गलत सूचनाएं प्राप्त कराते रहे वो हमें, और फाइनली जब स्थितियां ज्यादा बिगड़ी तब उन्होंने मानना पड़ा उनको, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि ये दोनों अध्यापिकाओं का विनियमितीकरण नहीं हुआ है। ये कॉपी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि दिव्या श्रीवास्तव और हेमलता आर्य का कहीं नाम नहीं दिया कि वो तदर्थ हैं। ये तथ्य है इस बात का कि उन्होंने जन सूचना में बातों को छुपाया है। और इसमें ये तथ्य हैं आपके कि जिन्होंने उन्होंने स्वयं लिख कर दिया है कि इन दोनों अध्यापिकाओं का विनियमितीकरण नहीं हुआ है। 11 जून 2020 को, उस समय माननीय कोमल सिंह यादव जी थे जिला विद्यालय निरीक्षक, तब उन्होंने कहा यदि आपके पास उनके पूरे पेपर हैं तो लेकर आइए, अन्यथा आप लिख कर दीजिए कि इन दोनों अध्यापिकाओं का विनियमितीकरण नहीं हुआ है। तब उनको लिख के देना पड़ा प्रबंधक को, प्रधानाचार्य को, उसकी कॉपी आपके पास है कि इन दोनों अध्यापिकाओं का विनियमितीकरण नहीं हुआ। इसी आधार पर फिर हमने शिकायत की 12 जून 2020 को। फिर जांच कमेटी बैठी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा एवं जेडी के द्वारा। तो उसमें 4 सितंबर 2020 को उन दोनों अध्यापिकाओं का दिव्या श्रीवास्तव की पदोन्नति एवं चयन वेतनमान निरस्त कर दिया गया एवं हेमलता आर्य का चयन वेतनमान निरस्त कर दिया गया 2020 में 4 सितंबर 2020। और इत्तेफाक से आज आपके साथ बैठे हैं, कल वो दिन है। आज पूरे 5 वर्ष हो रहे, 4 सितंबर 2020, कल पूरे 5 वर्ष हो जाएंगे। आज ही के दिन कमेटी बैठी थी और आज ही के दिन उनका निरस्त हुआ था। ये कानून का मजाक नहीं है कि जिन 2 अध्यापिकाओं को अनुचित लाभ प्राप्त कर रही थी उनको तो पुरस्कार दे दिया उन्होंने। वो स्टे लेकर आती हैं कोर्ट से, और कोर्ट से स्टे लेने के बाद दोनों को स्थायी कर दिया जाता है 3 महीने के अंदर। जबकि नियम ये है कि अगर कोई वाद कोर्ट में होता है, अभी तक जितनी भी सूचनाएं हमको दी गई हैं या हमारे मुख्यमंत्री पोर्टल पर अधिकारियों के माध्यम से जो खत्म की गई हैं, हमारी निस्तारण कर दी गई हैं शिकायतें,
सिर्फ एक बात लिख दी जाती है, जैसे अभी चल रही है कि जांच चल रही है, या फिर ये लिख दिया जाएगा कि आपका वाद कोर्ट में है, आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बस खत्म, इसके बाद नहीं है। आप ये समझिए कि जो लड़ रहा था उसको क्या मिला? क्या कमेटी ने जो जांच की, दोनों अध्यापिकाओं को निरस्त किया, प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? अगर आज उन्होंने कार्रवाई कर दी होती और उनको पनिशमेंट मिल गया होता, तो हम इतना संघर्ष क्यों करते? इतना मानसिक प्रताड़ना क्यों झेलते? और अब वो आदेश आने के बाद जेडी और जो डीआईओएस महोदय की जांच टीम बनी और जांच टीम का गठन हुआ, उसमें 2 अध्यापिकाओं को लेकर जो आदेश दिया गया, उसके बाद और दोष भावना बढ़ती गई। इतनी ज्यादा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमको एफआईआर दर्ज करानी पड़ी कि पिछले वर्ष विभाग में हमने शिकायत की। लखनऊ अपने माननीय एडिशनल डायरेक्टर जी माननीय सुनील तिवारी जी के पास हम गए, 3 बार इन्होंने निलंबित करने का प्रयास किया हमें। हमेशा हमने आपसे कहा ना, दहशत में जीना, कि हर रजिस्टर की कॉपी रखना, अपना हर काम मेंटेन करना, रात में बैठ के करना, ढेर सारी कॉपी घर पे लेके आना, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आरोप लगा के हमको ये विद्यालय से निलंबित कर दें, सिर्फ इस दहशत में। और इसके लिए हम काफी संघर्ष किया, हम डायरेक्टर साहब तक गए, लेकिन बात वही आती है कि वहां से जांच आती है नीचे, और यहाँ ये कह दिया जाता है कि आपका प्रमोशन कोर्ट में। हम ये नहीं चाह रहे, हमारा बात प्रमोशन कोर्ट में है। भाई वो अध्यापिका गई, हम भी गए, कोई बात नहीं, कोर्ट में जब होगा तब होगा। लेकिन आप बताइए, क्या हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं है? सही बात है। मैं क्या पढ़ाऊं? गणित की अध्यापिका हूं मैं। मैं क्या पढ़ाऊं बच्चों को? और क्या पढ़वाया जा रहा है आपसे? पढ़ा तो हम अपना विषय रहे, लेकिन 2005 से लगातार 2023 तक हमने 9, 10, 11, 12 को गणित पढ़ाया। लड़कियों को क्या कहूं मैं आपसे, के सामने इतना बेइज्जत करते थे वो हमको, जो कक्षा 11 और 12 की छात्राएं, साइंस वाली छात्राएं, इतनी बदतमीजी से बोलते थे, इतना गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। जब छात्राओं ने उनको देखना शुरू किया कि आप हमारी मैम से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आप हमारी, बोले ये पढ़ाती नहीं, बोले कैसे नहीं पढ़ाती हैं। जब छात्राओं ने विरोध किया तो उनको लगा कि अरे हम शिक्षिका से नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने वो हमारी कक्षाएं हटा दी, उन्होंने हमारे छोटी क्लासेस में लगा दिया। अभी सहायक अध्यापिका के पद पर हैं, इसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते उनसे, जबकि वो कक्षाएं वित्तविहीन थी और 2005 से लगातार हम उन्हें पढ़ा रहे थे। बच्चों को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसकी सत्ता है उसका सुनना पड़ेगा। आपको जो 7th देंगे 7th पढ़ाना पड़ेगा, कल वो 2 महीने बाद 8th दे देंगे तो 8th पढ़ाना पड़ेगा, वो 2 महीने बाद आपको 6 दे देंगे कक्षा 6 तो कक्षा 6 पढ़ाना पड़ेगा प्रतिदिन। और ये देखिए कि जन सूचना की फर्स्ट अपील जब डीआईएस ऑफिस जाती है तो इतना निरंकुश है कि जन सूचना देने का कोई मतलब नहीं है। अभी 13 तारीख को 1 महीना हो गया समय सारणी मांगे हुए, लेकिन आज तक प्राप्त नहीं हुई हमको, फर्स्ट अपील लगाने के बाद भी। मैं कैसे तय करूं? जो हमारे पास नोट हैं बस वही पीरियड हम नोट करके उसी पे चले जा रहे हैं, कल वो बदल देंगी, कोई भरोसा नहीं। पिछले साल 4 बार समय सारणी बदली गई, इसके लिए बार बार हमने प्रयास किया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है न्याय मिलने में इतनी देरी? मुझे नहीं लगता पीछे का फॉल्ट क्या है? मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। आशा छोड़ दी आपने? हमने आशा छोड़ दी है, इसीलिए हम आपके पास आए। अगर न्याय मिलता तो मिल जाता अभी तक। अब कैसे माने हम न्याय मिलेगा? हमारे पास इतने सबूत हैं। आप बताइए, 2 टीचर्स जो 22 साल तक एडहॉक टीचर थी, पूरा विभाग उनको स्थायी दिखा रहा था, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट में स्टे होने के बाद भी वो प्रवक्ता पद पे आज भी कायम है। उस टीचर की सत्ता चलती है। अगर वो टीचर कह देगी अंजू गुप्ता के साथ ऐसा व्यवहार होना है तो वैसा ही व्यवहार प्रबंधक प्रिंसिपल करेंगे, उसके डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। तो आप बताइए कि मैं कैसे नौकरी करूं वहां पर? एक गलत व्यक्ति जो इतना शोषण कर रहा है साथ में मिलके, और हमको क्या मिल रहा है सच्चाई पे लड़ने पर? कुछ नहीं, सिर्फ ये कि आप हर चीज पे टारगेट, 2 मिनट लेट हैं, 5 मिनट लेट हैं, आपकी सीएल कटेगी, आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा, मैनेजमेंट कमेटी के सामने आपको बिठाला जाएगा, आपको तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया हो आपको। गलती, आप विद्यालय की बदनामी कर रही हैं,
आप लड़ रही हैं, ये देखने को कोई तैयार नहीं है कि हम सही हैं, कोई देखने को अब तैयार क्या नहीं। करेंगी आप? क्या उपाय है आपके पास? हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि यदि इन दोनों अध्यापिकाओं के और मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध है, अगर किसी अध्यापिका अंजू गुप्ता की तरह शोषण होता है तो अध्यापक या अध्यापिका को वो पनिशमेंट दें या ना दें, लेकिन उस विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल को तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि तकलीफ उसकी नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति रहा कि नहीं रहे, तकलीफ इस बात की होती है जो आपका बॉस है वो आपको कितना प्रताड़ित कर रहा है। कि हमारे यहाँ ऐसे और भी लोग हैं, कई विद्यालयों में अनुभव है कि टीचर्स लड़ते लड़ते या तो रिटायर हो गई या मानसिक तनाव के कारण देवलोक को चली गई। लेकिन हम कमजोर नहीं है, क्योंकि हम हमारी तरफ हजारों लड़कियां देख रही हैं, और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो फिर हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। प्रबंधक प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो, और यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले की ये हम कहते हैं कि अगर किसी विद्यालय में कोई सत्य के लिए आवाज उठाता है तो सबसे पहले प्रबंधक और प्रिंसिपल पे कार्रवाई हो, क्योंकि शोषण वही करते हैं। विद्यालय में किसके साथ रहना आपको? लोग सही कहते बात हैं कि मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए, जो वो करे वो सब सही है, तो कौन आवाज उठाएगा? आप बताइए, अगर आपने हमारी कहानी सुनी है तो आप कहोगे कि ये इतना परेशान है अध्यापिका, क्या करना, रहने दो, भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिलेगा, भैया ले दो, अपना काम करो, कौन सही लड़े बात इनसे? है। प्रमोशन कराना है, पैसा पटको और अपना काम कराओ। सीनियरिटी की लिस्ट के लिए पिछले 7 सालों में लगातार लड़ाई लड़ते रहे। जब डायरेक्टर के पास विषय गया, डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हर जन सूचना में ये लिख कर देते रहे कि न्यायालय के आदेश से आपको कनिष्ठ माना जाता रहा है। और विभाग का मजाक देखिए, विभाग ने आज तक उनसे मांगा नहीं, हजारों पत्र लिखे हमने, फर्स्ट अपील राज्य सूचना आयोग तक गए। राज्य सूचना आयोग कहता है भाई मैंने आपको सूचना दिलवा दी है, अब सूचना गलत है या सही है आप कोर्ट में जाइए, हर चीज को कोर्ट में जाइए। भाई राज्य सूचना आयोग क्यों बना? अगर आपको सूचना यदि गलत दी जा रही है तो तथ्यों की जांच करें, इसीलिए बना है ना। और सही जो सूचना दिलवाएं, ये तो सही सूचना दिलवाएं, या जो सूचना गलत दे रहे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरी कम से कम 10-12 शिकायतें निस्तारित कर दी गई लखनऊ सूचना आयोग से, और अभी भी चल रही हैं। बस एक ही बात कहते हैं वो, जब भी उनसे पूछा जाए, हमने कहा कि ये तो हमको कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से वेतन पा रही हैं दिव्या श्रीवास्तव, आज तक मुझे न्यायालय के आदेश की कॉपी नहीं प्राप्त हुई। ये तो इनके स्टे ऑर्डर की कॉपी है जो ये प्रिंसिपल लगा रही हैं। अरे कुछ लगा रही हैं, आपको मिल रहा है ना, आप कोर्ट में जाइए। ऐसा जवाब आता है? ऐसा जवाब दिया गया हमको, क्या करूंगी, कहाँ जाऊं? जन सूचना प्रिंसिपल से मांगो, फिर उसके बाद डीएस से मांगो, उसके बाद राज्य सूचना आयोग में आओ। मतलब ये जीरो, गणित के टीचर हैं तो यहाँ से चले थे, लौट के यहीं आ गए। अब सोचिए अगर हमको सूचना गलत मिली है कि 2 तदर्थ अध्यापिका है और उसपे हमने जन सूचना डाली है, या वो हमसे कह रहे हैं कि किस आदेश से इनका प्रवक्ता पद पर हैं, कौन सा वेतन प्राप्त कर रही हैं, इस तरह की जानकारियां अगर प्राप्त कर रहे हैं, वो जानकारी आपको मिल गई, अब सही मिली गलत मिली, उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि 2012 में आप सहमत थी। किस चीज के लिए? दिव्या श्रीवास्तव की पदोन्नति के लिए, और आपने सहमति पर साइन किए थे वरिष्ठ सूची पर। ठीक है। पहली चीज तो ये, जब सीनियरिटी की लिस्ट बनती है तो ये बताइए। अच्छा, आपके प्रबंधक को, आपकी प्रिंसिपल को नॉर्मल टीचर बना दिया जाए, इस पे आप सहमत हैं? और सहमत हैं तो क्या बन जाएगा? नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। हम इससे सहमत हैं कि जो संघर्ष हमने इतने सालों में किया, उनको ऐसी सजा दी जाए, प्रबंधक और प्रिंसिपल को, कि जीवन में कोई भी प्रबंधक और प्रिंसिपल ये दुराचार करने का वो ना कर पाए। क्योंकि होता तभी है, छोटी मोटी सजा देके छोड़ देते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, होता रहता है। हमारे प्रबंधक के ऐसे कई सबूत हम आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि कुछ नहीं होता, जिला विद्यालय में कुछ नहीं होता, प्रबंधक सर्वोपरि होता है, जो मैं कहूंगा वही होगा, मेरे नियम चलेंगे, मेरे शासन के अनुसार विद्यालय चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। अब आप मजाक देखिए कि FIR होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, सारी जानकारी होने के बाद ही प्रबंधक महोदय कल भी विद्यालय में आए। और कुछ, मुझे तो खैर नहीं बुलाया क्योंकि इस तरह की बात हुई, और हर अध्यापिका को बुला के डांटते हैं वो।
सीसी कैमरे की जब हमने जानकारी दी तो सीसी कैमरे गायब हो गए। प्रिंसिपल कहती है चोरी हो गए और पुलिस से कहा जाता कि हार्ड डिस्क निकाल ली गई। जब आपने एफआईआर की तब जब जांच हुई तो सीसीटीवी का कोई फुटेज नहीं मिला? कोई फुटेज नहीं मिला उसमें। और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। वो मजे से कल भी विद्यालय आए थे और शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए 4 घंटे कल भी विद्यालय रहेंगे और जो मनाएगा वो टीचर को बोलेंगे और उनको दबाव बनाते हैं कि अंजू गुप्ता के खिलाफ क्यों आप बात करती हैं। उनके भाई दिनेश पाठक स्टाफ रूम में सब टीचरों के सामने हमको बोलते हैं, धमकी देते हैं कि आप बहुत लड़ ली, आपने क्या कर लिया? आपकी बिटिया वहां पढ़ती है, आपका बेटा वहां पढ़ता है, आप सीधे से अपनी नौकरी कीजिए ना, संघर्ष क्यों कर रही हैं आप बताइए। अब हमारे परिवार को धमकी दी जा रही है, हमारे बच्चों को धमकाया जा रहा है कि यदि अगर आप आगे बढ़ती हैं तो आपके साथ कोई घटना भी हो सकती है। और ये बात हमने कही है कि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी डाली है, कोई घटना होती तो ये लोग जिम्मेदार है, लेकिन होगा क्या? सीधा लिखा है आपने? सीधा लिखा है हमने। कौन कौन? पत्रिकाओं के दिनेश पाठक जी जो संघ का मुखौटा पहनकर संघ को बदनाम कर रहे हैं, अधिकारियों पे दबाव बनाते, उन्होंने स्वयं स्टाफ रूम में बैठ के कहा। और उनके भाई कहते हैं इसका कोई गवाह नहीं है, टीचर्स तो गवाही देंगे नहीं, फिर ये कैसे सिद्ध करेगी कि मेरे भाई ने ऐसा कहा? अब बताइए, ये स्थिति है। और कैमरे निकलवाने की बात करो तो उन्होंने हार्ड डिस्क ही गायब कर दी। मैडम इन 20-22 सालों में जब तक आपने पढ़ाया है, ऐसे कितने बच्चे होंगे आपके पढ़ाए हुए जो कहीं ना कहीं देश में किसी ना किसी की समस्या सुन रहे होंगे, ऐसी पोस्ट पे होंगे? एक आइडिया कितने बच्चे होंगे? कई बच्चे होंगे, जानकारी मुझे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 7-8 बच्चों की जानकारी तो है कि लोगों की जिस स्तर पे बैठ के समस्या सुन रहे होंगे उस पोस्ट पे पहुंचा दिया है पढ़ा लिखा के। उनसे भी बात हुई, कभी उनका फोन भी आया हमारे पास। उनसे भी बात हुई है, लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये हमारा विषय बहुत ऊपर लेवल तक गया, लखनऊ लेवल तक गया। और जैसे कि आपने कहा हमारे कई स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत तेजी से जोश के साथ हमको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है, वो पुनः वापसी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा उसको धमकाया जा रहा है और वो पीछे हट गए। फिर वो कहते हैं कि मैम आप लड़ो, आप झुकना नहीं, हम बैक में आपकी सब करेंगे, खुल के आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये बात हम आपके माध्यम से नहीं कह सकते उन्होंने हमसे क्या कहा, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन है तो कोई ऐसा विषय, कोई तो है जो पीछे से खींच रहा है। ये तो आप लोगों के माध्यम से जानने की जरूरत है, प्रशासन को जानने की जरूरत है कि प्रशासन के सामने खुला है, सब चीजें साफ हैं। डीएम के पास है हमारी जांच, कमिश्नर के पास हमारी जांच है, डायरेक्टर के पास हमारी जांच है। और 18 जुलाई को डायरेक्टर साहब ने बुलवाया और पूरा दिया भी। 12 जून को हम देकर आए थे डायरेक्टर माननीय महेंद्र जी देव जी को, पिछले साल माध्यमिक मंत्री जी को दे के आए थे। अभी तो मुझे तो न्याय मिला नहीं, जीरो, कोई कार्रवाई नहीं किसी के खिलाफ। हमारा कहना सिर्फ इतना है, अब हमें हमारे अधिकार चाहिए नहीं, इतना हमारा शोषण हो चुका है। एक महिला अगर अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकती, सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, तो उसे और महिलाओं के बीच में काम करने का या उनके सम्मान को अधिकार नहीं है। अगर कुछ कर सकता है प्रशासन आपके माध्यम से, तो एक ऐसा नजीर प्रस्तुत करे ताकि कोई प्रबंधक और प्रिंसिपल किसी अध्यापिका के साथ इतना अन्याय ना करे कि उसे आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़े। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारा परिवार बहुत संघर्ष किया है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, हमारे पतिदेव बैठे, हमारे पतिदेव ने कई रातों सोए नहीं है, इतनी लिखा पढ़ी करी है, रात में जब भी जगते हैं लिखते हैं, लेकिन होता क्या है, शून्य, नीचे से ऊपर तक प्रशासन के हर व्यक्ति तक शिकायत है। अभी कल ही डीएम का यहाँ से रिपोर्ट आई है कि आपकी मुख्यमंत्री पोर्टल पे निस्तारित कर दी जाती है, जांच चल रही है। ये कितने साल जांच चलेगी? जब कोई टीचर मर जाएगी तब जांच चलेगी, या कोर्ट का वही निर्णय कि व्यक्ति दुनिया से चला गया तब उसे न्याय मिल रहा है? तो क्या फायदा इस न्याय का? और कौन लड़ेगा? क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं है? बिल्कुल। कोई अध्यापिका खड़ी होगी? कोई अध्यापिका नहीं खड़ी होगी। हर व्यक्ति का प्रमोशन माध्यमिक विद्यालय में, आज व्यक्ति का प्रमोशन
केवल भ्रष्टाचार से ही हो रहा है, नियम तक कहीं नहीं हो रहा है, जितना हमको ज्ञान है। तो क्या ये चीजें खत्म नहीं होना चाहिए? सही बात है। तो ये हम लोगों ने अंजू गुप्ता मैडम से बात की। अंजू गुप्ता मैडम जो हैं झांसी के ही एक जाने माने कन्या इंटर कॉलेज की अध्यापिका हैं। लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज जो झांसी के पचकुइयाँ इलाके में है, काफ़ी जाना माना है। वहाँ कई सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रही हैं। हम लोग शिक्षक दिवस पे तमाम अपने अपने शिक्षकों को याद करेंगे। ऐसे में अंजू गुप्ता जी को याद करने वाले भी बहुत सारे बच्चे होंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे, ये तो एक नज़ीर मात्र है कि अंजू गुप्ता जी बुंदेली वार्ता तक आ गई, हमने इनको सुन लिया। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और अंत में जो रिजल्ट आता है संघर्ष के बाद वो आता है 0। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, आप लोग जरूर बताइएगा। और आप में से कोई भी सक्षम है तो आप लोग अंजू गुप्ता मैडम की इस बात को आगे बढ़ाइएगा, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाइएगा, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइएगा, ताकि इनके मामले की जांच हो सके और मुख्य चीज कार्रवाई हो सके और एक बार फिर से मामला कहीं 0 पे ना खड़ा हो जाए। इसके लिए आप लोग जरूर मदद कीजिएगा। धन्यवाद।